नमस्कार प्यारे बच्चों, सभी को राम राम। फिर से आपका स्वागत है प्यारे बच्चों आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय सिलोद में। तो फुली प्यार दीजिए प्यारे बच्चों, आप फुल सपोर्ट कीजिए आप अपने चैनल को। और आपको हर रोज एनटीए बेस्ड सीरीज जो है एमसीक्यू की वो मिलती रहेगी। और अब हम कोशिश यही करेंगे कि आपके लिए चैनल पर रेगुलरिटी रखें। आपका जितना प्यार बना रहेगा उतना ही दिल रेगुलरिटी की तरफ चलेगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम वक्त न गवाते हुए आज की पहली वीडियो इस क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। ये तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है। यानी स्प्रिंग जब क्या होता है, एक खींचा जाता है यानी उसे कहते हैं विरलन, और जब क्या दबाया जाता है उसे कहते हैं संपीड़न। यानी जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि स्प्रिंग को हम जब खींचते हैं, जैसे कंडा है भार तोलने वाला, आपके पास भार तोलक जो कंडा है स्प्रिंग वाला, तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही वजन हम या भार हटाते हैं तो वो स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। तो वही कहानी है यहाँ कि स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई यानी अपनी वास्तविक रियल लेंथ में आने के लिए कौन सा बल काम देगा, उसे कहते हैं प्यारे बच्चों प्रत्यानयन बल। यानी वो कौन सा फोर्स आपके पास है, रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं इसे। आपके पास प्रत्यानयन बल क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स आपके पास इसे क्या लेकर आता है, वापिस लेकर आता है। कि जैसे हम इसको इधर खींचना चाहते हैं, हम तो अप्लाइड फोर्स कर रहे हैं, और मान लीजिए जो इसकी विस्थापन हुई है यहां से स्प्रिंग की यहां तक, वो कितनी हुई है एक्स, और इसके ऊपर वापिस जो उतनी जितना हमने फोर्स लगाया उतना ही अपोजिट फोर्स लगता है। अपोजिट जो फोर्स लगता है वो मान लेते हैं कितना एफ। ये कौन सा फोर्स है, रेस्टोरिंग फोर्स, एक प्रत्यानयन बल। तो स्प्रिंग का प्रत्यानयन बल हमेशा उसके खींचे या दबाए हुए विस्थापन के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। यानी रेस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग। यानी हमारे पास जो स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट है उसके वो रेस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जैसे ही हम इसको सोल्व करते हैं तो F इज इक्वल टू क्या आता है, माइनस का के एक्स। तो जो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स आया है, तो K यहां पे क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसे हम स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं, यानी स्प्रिंग स्थिरांक। इसे क्या नाम दिया जा सकता है, स्प्रिंग स्थिरांक। तो स्प्रिंग जो स्थिरांक है ये हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है। और ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है इसकी यूनिट भी पूछी जाती है। वैसे इसकी वैल्यू वैसे हमने लिखा है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, के की वैल्यू के साथ माइनस साइन क्यों लगाया गया है, क्योंकि जो विस्थापन और जो रिस्टोरिंग फोर्स होते हैं वो विपरीत दिशा में होते हैं, इसलिए उसके लिए क्या लगाया जाता है, नेगेटिव साइन। अब बात आती है कि आपके पास इस स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है। तो आप सिर्फ मैग्नीट्यूड उठाएंगे, एफ बाय क्या हो जाएगा, एक्स। ये हमें क्या देगा, स्प्रिंग कांस्टेंट। पहली चीज, स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट पूछे तो न्यूटन और क्या है, बाय में मीटर। तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, न्यूटन प्रति मीटर। तो न्यूटन पर मीटर या न्यूटन प्रति मीटर या न्यूटन मीटर इनवर्स ऐसे बोल सकते हो। तो ये इसकी यूनिट है। इसी तरीके से आपके पास कई बार क्वेश्चन आता है कि अगर आपको फोर्स दिया गया है, आपको डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, के पूछ ले तो आप इजीली निकाल सकते हो और यूनिट न्यूटन प्रति मीटर लगाओगे। दूसरा केस आपसे डीएमएलटी पूछा जा सकता है। डीएमएलटी कैसे निकालोगे आप इस स्प्रिंग कांस्टेंट का। तो स्प्रिंग कांस्टेंट के डीएमएलटी के लिए एफ की जो डीएमएलटी होती है वो एम एल टी माइनस कितनी होती है, 2, और जो लेंथ की होती है वो कितनी होती है, एल। तो एल से एल क्या हो जाएगा आपके पास, कैंसल। तो डीएमएलटी आपके पास क्या बचेगी, एम टी माइनस 2। ये हमारे पास डीएमएलटी आ चुका है किसका, स्प्रिंग कांस्टेंट का। तो इसी तरीके से केस आता है प्यारे बच्चों कि स्प्रिंग के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है, तो जो स्टोर्ड एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहा है आपसे, कि जो स्प्रिंग को खींचा जाता है या दबाया जाता है, तो यानी खिंचाव विरलन होता है और दबाव क्या होता है, संपीड़न। तो उसमें जो स्टोर्ड होती है एनर्जी उसे नाम दिया जाता है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी।
तो जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है ये किससे लिखी जाती है, 1/2 के एक्स स्क्वेयर। के आपके पास क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, और एक्स आपके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। दूसरा केस दिया गया है सुकेंद्रीय बल का। तो ये सुकेंद्रीय बल क्या चीज होती है, सुकेंद्रीय बल का होता अर्थ है प्यारे बच्चों सेंट्रल फोर्स। सुकेंद्रीय बल का अर्थ क्या है, सेंट्रल फोर्स, यानी जो सेंटर की तरफ से लगे। सेंट्रल फोर्स आपने पढ़े होंगे दो है, एक सेंट्रल फोर्स आप पढ़ते हो जिसका नाम है सेंट्रीपिटल, जिसका नाम हम क्या देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, और दूसरा हम लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी सेंट्रीपिटल और सेंट्री जो फ्यूगल फोर्स है ये कौन से हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स वृत्ताकार में पथ में गति करते हुए वस्तु पर वृत्त के केंद्र से बाहर की ओर जो फोर्स लगती है उसे कहते हैं हम अंदर की ओर फोर्स कहां लगती है, वृत्त के अंदर की केंद्र की ओर लगती है, वो हमारे पास क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास किसकी ओर लगता है, हमेशा केंद्र की ओर। दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल क्या है, वृत्तीय पथ में गति करते हुए जिस बल की दिशा वृत्त के केंद्र से कहां हो, बाहर की ओर हो, वो होता है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल फोर्स आपको कहां देखने को मिलता है, बेंडिंग ऑफ रोड, जहां पर गाड़ियां क्या करती है, जो मोड़ आता है और उस पर क्या है, मुड़ती है, तो उस दौरान आपके पास जो फोर्स लगता है वो आपके पास कौन सा फोर्स होता है प्यारे बच्चों, वो फोर्स कौन सा होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। यानी गाड़ी जैसे ही मोड़ पर मुड़ती है तो यानी घूमती है या घुमाव लेती है तो सड़क का बाहर का हिस्सा ऊंचा होता है और जो उसके अंदर की ओर का है वो कैसा होता है, दबा होता है। तो अंदर वाला हिस्सा दबा होता है, बाहर वाला हिस्सा उठा होता है। इसके पीछे रीजन क्या है कि उस गाड़ी के ऊपर लगने वाली फोर्स कौन सी हो, सेंट्रीपिटल। और हम उसमें क्या होते हैं, बाहर की तरफ जाते हैं, जैसे कट मारते हैं तो क्या है, जो बंदे होते हैं वो उससे अपोजिट साइड में झुकाव लेते हैं। तो अपोजिट साइड में जो झुकाव लेते हैं वो किसकी वजह से लेते हैं, सेंट्रीफ्यूगल। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जैसे आपने पढ़ा है वॉशिंग मशीन कि जो वॉशिंग मशीन है, कपड़े धोने वाली मशीन है, उसका जो ड्रायर होता है यानी उसका कपड़े सुखाने वाला हिस्सा, कि वॉशिंग मशीन का जो ड्रायर है वो किस में काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर। दूसरा क्रीम निकालने वाली मशीन, कि दूध से क्रीम जो अलग करती है, सेपरेट करती है, निकालती है, वो किस पे काम करती है, सेंट्रीफ्यूगल। अपकेंद्री बल भी बोलते हैं इसे हिंदी में, क्या नाम दिया जाता है, अपकेंद्री। और दूसरा कौन सा है, अभिकेंद्री, यानी ये केंद्र की ओर लगता है और ये केंद्र से दूर लगता है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। तीसरा क्या है, दही से क्या है, मक्खन निकालना यानी बटर। बटर को जो सेपरेट किया जाता है फ्रॉम कर्ड, यानी मक्खन को जब अलग किया जाता है दही से, तो उसके पीछे भी राज किसका है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। यानी वॉल ऑफ डेथ, वॉल ऑफ डेथ भी और वेल ऑफ डेथ भी, दोनों जो केस लग जाएं, इनके अंदर कोई भी बंदा गाड़ी चलाता है, बाइक चलाता है दीवार पर, तो उसके पीछे भी क्या लगती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है। तो ये प्रॉपर्टी थी प्यारे बच्चों इस सुकेंद्रीय बल की। और ये फोर्स लिखा किससे जाता है, फोर्स का फार्मूला याद रखना, mv² बाय क्या होता है, r। तो ये आपके पास क्या होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसमें v² बाय जो r है ये तुम्हें क्या देगा, सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। उसके बाद आता है हमारे पास गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल किससे लिखा जाता है, F = Gm/m/r², यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसकी जो इन्वेंशन है वो किसने की है, आइजक न्यूटन ने की है। आइजक न्यूटन ने क्या दिया है, फॉर्मूला दिया है हमारे को किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स का। ग्रेविटेशनल फोर्स हमें कहां देखने को मिलती है, किन्हीं दो ब्रह्मांडीय वस्तुओं के मध्य लगने वाला बल, जो उनके किसके कारण होता है, द्रव्यमान के कारण होता है, और एक दूसरे पे लगाते हैं, जिसके इसका मास तो है m द्रव्यमान और इसका है छोटा m द्रव्यमान।
बीच की दूरी कितनी है r, यानी मास m और मास क्या स्मॉल m, गैप बिटवीन देम इज स्मॉल r, तो फोर्स इज इक्वल टू Gmm/r²। g हमें पता है यहां पे क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है प्यारे बच्चों, ये भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये वैल्यू होती है हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि जी की इकाई बताइए, तो जी की इकाई क्या होती है, ये होती है न्यूटन प्रति मीटर वर्ग और प्रति किलोग्राम वर्ग होता है। यानी अगर आपसे कहे जी की इकाई क्या है, तो जी की इकाई जो है वो क्या है आपके पास, न्यूटन, और फिर क्या आपके पास मीटर का वर्ग, और साथ में क्या आपके पास किलोग्राम की घातांक कितनी है, -2। ये आपके पास क्या है, यूनिट है किसकी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। फिर आप ये भी अंदाजा लगा सकते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो किस तरह का फोर्स है, ये भी आप बहुत अच्छे से याद रखोगे। एक लंबी प्रास पर लगने वाला बल है, लंबी प्रास पर लगने वाला बल है, यानी एक बहुत लंबी दूरी पर काम करने वाला बल है ये, तो लंबी प्रास पर लगने वाला बल है, नंबर 1। नंबर 2 आप याद रखोगे कि इसकी जो मात्रा होती है वो बहुत अधिक है, दूरी तक ब्रह्मांड में काम करता है, इसीलिए इस गुरुत्वाकर्षण बल को क्या नाम दिया जाता है, एक ब्रह्मांडीय बल भी कहा जाता है। कि जो आपके पास यूनिवर्सल फोर्स है वो कौन सा है, यूनिवर्सल फोर्स कौन सा आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स है। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसे हम अलग से एक नाम दे सकते हैं, कैसा बल है ये आपका, असपर्शबल। वैसे असपर्शबल आपके 4 होते हैं, यानी जिन्हें हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं, क्या कहते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। और जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है आपका वो क्या कहलाता है अपने आप में, फील्ड फोर्स। यानी इन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को हम, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसे अलग से नाम क्या देते हैं, फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, क्षेत्रीय बल। तो आपके पास जो फील्ड फोर्स होते हैं ये कौन से होते हैं, अक्षेत्रीय बल होते हैं। तो आपके पास क्षेत्रीय बल संख्या में कितने हैं, 4 है, जिन्हें हम प्राकृतिक बल भी कहते हैं, तो नेचर फोर्स भी कहते हैं, फोर्स ऑफ नेचर। फोर्स ऑफ नेचर की बात आती है तो चारों लिख देता हूं, चारों कौन कौन से हैं, तो 2 तो यहां लिखे हुए हैं। दूसरा आपके पास वैद्युत चुंबकीय बल है, तो आपके पास 4 फोर्स हैं, जिसमें एक तो आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा आता है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा आपके पास आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और जो चौथा आता है वो आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यानी एक है आपका गुरुत्वाकर्षण बल, एक है विद्युत चुंबकीय बल, ये तो हो गए 2। बचा कौन सा, वीक न्यूक्लियर फोर्स, यानी ये आपके पास क्या कहलाता है, दुर्बल नाभिकीय बल। यानी वीक न्यूक्लियर फोर्स को हम क्या कहते हैं, दुर्बल नाभिकीय बल कहते हैं। तो दुर्बल जो नाभिकीय बल है, और एक है आपके पास प्रबल नाभिकीय बल। तो दुर्बल और जो प्रबल नाभिकीय बल हैं ये आपके पास कैसे होते हैं और किसके बीच लगते हैं, कौन सा बल सबसे कम परास का है, कौन सा बल सबसे ज्यादा परास का है। तो सबसे ज्यादा वाला कौन सा है, ग्रेविटेशनल, सबसे कम वाला कौन सा है, प्रबल नाभिकीय बल। ये किसके मध्य लगता है, कि जो दुर्बल नाभिकीय बल है, दुर्बल नाभिकीय बल आपके पास नाभिक और बीटा कणों के बीच लगता है। क्या याद रखना है, नाभिक तथा बीटा कणों के मध्य रेडियो एक्टिविटी में, कि आपके पास जो नाभिक और बीटा कणों के मध्य रेडियो एक्टिविटी में जो फोर्स लगता है, जस्ट न्यूक्लियस से निकले हुए कण के बीच फोर्स लगती है, वो आपका कौन सा होता है, दुर्बल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल किसके बीच में लगता है, नाभिक के कणों के बीच, यानी ये किसके बीच लगता है, नाभिक के कणों के बीच लगता है। और इस फोर्स की जो डिस्कवरी की है वो किसने की है, युकावा। यानी जो प्रबल नाभिकीय बल है इसकी जो डिस्कवरी है वो किसके नाम जाती है, युकावा के नाम जाती है, जापानीज साइंटिस्ट है ये। नाभिक के जो कण हैं
वो आपके पास दो हैं, आप अच्छे से जानते हो, न्यूक्लियन, न्यूट्रॉन और प्लस क्या है, प्रोटॉन। तो आपके पास पूछा जाता है कि फोर्स किसके मध्य लगती है, तो न्यूट्रॉन या प्रोटॉन के मध्य। दूसरी याद रखनी है आपको, प्रोटॉन और प्रोटॉन के मध्य। तो प्रोटॉन और प्रोटॉन के मध्य, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य जो फोर्स काम करती है वो कौन सी करती है, आपकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की परास होती है वो भी याद रखो, यानी इसका दायरा कहां तक होता है, इसकी जो परास या इसका जो दायरा लिखा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, वो एक नाभिक के आकार का होता है। तो नाभिक यानी ये परमाणु हैं, इस परमाणु में बैठे इस नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, ये सिर्फ इस दायरे तक ही फोर्स लगा सकते हैं। तो ये जो नाभिक है इसका आकार कितना होता है, 1 फर्मी। इसका जो आकार होता है, नाभिक का जो आकार होता है वो कितना होता है, 1 फर्मी। 1 फर्मी का अर्थ होता है 10⁻⁻15 मीटर। यानी जो नाभिक का आकार है वो 1 फर्मी का होता है, यानी 10⁻⁻15 मीटर तक होता है। तो जो आपका परबल नाभिकीय फोर्स होगा, परबल जो नाभिकीय बल होगा वो कहां तक काम करेगा, वो 10⁻⁻15 तक काम करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे छोटी परास का फोर्स कौन सा माना जाता है, तो वो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स माना जाता है, वो आपका परबल नाभिकीय बल माना जाता है, जिसकी खोज किसने की है, जापानीज साइंटिस्ट युकावा ने की है। उसके बाद एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट टैग होता है इसी के साथ, कि जो ये प्रबल नाभिकीय बल है, इनका दुर्बल नाभिकीय बल का एक बचता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स, ये भी कवर कर देते हैं। पहले हमारे पास प्रबल नाभिकीय बल हुआ। अब एक क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में परिवर्तित होते हैं, कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो बदलाव होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो बदलाव होता है वो किसकी वजह से होता है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का आपस में बदलाव किसकी वजह से होता है, पाई मेसोन कणों से होता है। किससे होता है, पाई मेसोन कण। पाई मेसोन कण के हिस्से क्या होते हैं, क्वार्क। यानी पाई मेसोन कण किससे बने होते हैं, क्वार्क से बने होते हैं। क्वार्क भी एक तरह के क्या है, कण। और जो पाई मेसोन कण है ये आपके पास पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल तीनों कैटेगरी के हो सकते हैं, ये भी आप याद रखोगे। तो ये तो प्रॉपर्टी थी हमारे पास इन फोर्स की। अब हम बात करना चाहते हैं विद्युत चुंबकीय बल की। तो विद्युत चुंबकीय बल क्या है, तो विद्युत चुंबकीय जो बल है प्यारे बच्चों, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इसमें दो हिस्से हैं, एक तो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक है और दूसरा आपके पास कौन सा हिस्सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, दूसरा मैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहा जाता है। तो इन दोनों को भी हम अलग अलग पढ़ देते हैं। जो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक है ये आपका वैद्युत स्थैतिक है। इलेक्ट्रो जो स्टैटिक है ये आपके पास कैसा फोर्स है, वैद्युत स्थैतिक बल है। कि जो वैद्युत स्थैतिक बल है ये किन के मध्य लगता है और किस नियम को अनुसरण करता है, तो जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये आपके पास कूलाम के नियम को फॉलो करता है। ये किसको फॉलो करता है, कूलाम के नियम का। और जो कूलाम का नियम है वो कूलाम ने दिया है, और किसके लिए दिया है, ये कूलाम का नियम दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल बताता है। कि दो आवेश कौन से होते हैं, दोनों वैद्युत वाले। तो दो वैद्युत आवेशों के मध्य लगने वाला बल, कि दो वैद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले बल का प्रतिपादन किसने किया है, तो जो दो वैद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले बल का जो प्रतिपादन किया है वो आपका किसने किया है, इन्वेंशन जो की है वो कूलाम ने की है। तो उसी से कूलाम का नियम आता है। थोड़ा इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे कि एक आवेश आपका Q1, दूसरा आवेश आपका Q2, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r। तो आपका कूलाम क्या कहता है, कूलाम ये कहता है कि दोनों वैद्युत आवेशों के मध्य जो फोर्स लगती है, यानी जो बल लगता है, वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अनुक्रमानुपाती होती है, और बीच की दूरी के वर्ग के
व्युत्क्रमानुपाती होती है। दोनों को मिला दिया जाता है तो क्या बन जाता है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, Q1 Q2 और बाय में क्या लग जाता है, R स्क्वायर। और ये दोनों आवेश किस में बैठे हैं, ये भी याद रखना। ये जो हम बल की बात करते हैं, ये हम निर्वात यानी वैक्यूम की बात करते हैं कि ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं इन दो चार्ज के बीच, ये कौन सी जगह में लेके बैठे हैं हम, वैक्यूम में। और जैसे ही हम ये प्रोपोर्शनलिटी कांटा हटा देते हैं तो यहां लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और बाय क्या लगेगा, R स्क्वायर। ये आपके पास पूरी तरह से कुलाम के नियम का क्या आ चुका है, फोर्स आ चुका है। तो कुलाम ने जो इकाई विधि है, कुलाम के चलते वैद्युत आवेश की इकाई भी क्या पढ़ी जाती है, कुलाम पढ़ी जाती है। तो आपसे पूछ ले कि वैद्युत आवेश की इकाई क्या है, तो वैद्युत आवेश की जो इकाई है वो आपके पास क्या ली जाती है, कुलाम ली जाती है। कैपिटल C से लिखते हैं और उसे हम क्या लिख सकते हैं, कुलाम। तो ये आपके पास यूनिट ऑफ क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच लगने वाली फोर्स किससे डिड्यूस हुई है, कुलाम्स लॉ, और उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किससे लिखा जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये हो चुका है। अब बात आती है हमारे पास कि जो आवेश के बारे में सबसे पहले किसने बताया, ये भी आप लोग याद रखोगे कि जो आवेश के बारे में सबसे पहले बताया है, आवेश के बारे में जो सबसे पहले बताने वाला इंसान है, वो सबसे पहले बताने वाला इंसान कौन है के बारे में पहले बताया। तो आवेश के बारे में जो सबसे पहले बताया वो कौन थे, आपके थेल्स। कौन थे, थेल्स। और दूसरी चीज आपको याद रखनी है, आवेश दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आवेश के प्रकार किसने बताए, ये भी याद रखो आप कि जो आवेश के प्रकार दिए हैं, आवेश के प्रकार आपके पास कितने हैं, दो। आवेश के प्रकार पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों भी किसने दिए हैं, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिए हैं। ये किसने दिए हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन। और बेंजामिन जो फ्रैंकलिन है उसने ये आवेश किससे बताए हैं, तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी से, यानी घर्षण वैद्युस्थितिकी से बताए हैं। किससे बताए हैं, घर्षण वैद्युत स्थितिकी से बताए हैं। अगर आपसे पूछ ले कि ये जो प्रॉपर्टी लेकर आया है, ये कौन लेकर आया है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। घर्षण क्या है, जब कोई चीज फेंक कर मारते हैं तो फेंक के मारने से उसमें क्या होती है, चिंगारी उठती है। तो वहीं से समझ जाना चीज टूटती है और क्या है, पैदा करती है क्या, आवेश। तो हमारे पास कि दो आवेश के प्रकार हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो किसने दिए हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन। किससे दिए हैं, आपके फ्रैक्शनल इलेक्ट्रोस्टैटिक से, घर्षण वैद्युत स्थितिकी से दिए हैं। अब बात आती है कि दो लाइक चार्ज के बीच में क्या होता है और अनलाइक चार्ज के बीच में क्या होता है। लाइक चार्ज का मतलब है पॉजिटिव Q, पॉजिटिव Q, नेगेटिव Q, नेगेटिव Q। यानी ये आपके क्या हैं, ये लाइक चार्जेस हैं। लाइक चार्जेस को हम क्या कहते हैं, समजातीय आवेश या सजातीय आवेश। यानी लाइक चार्जेस, इन्हें हम क्या कहते हैं, सजातीय आवेश, यानी जो एक जाति के हैं, सजातीय आवेश। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो अनलाइक या डिसलाइक होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इन्हें हम क्या कहते हैं, विजातीय। कि जो आपके पास लाइक चार्ज हैं और एक आपके पास अनलाइक चार्जेस हैं, ये जो लाइक चार्जेस होते हैं ये हमेशा क्या करते हैं, रिपल्सन, यानी आपके पास कैसा बल काम करता है इनके मध्य, वो बल काम करता है प्रतिकर्षण। और दूसरा जो है हमारे पास विजातीय आवेश, इनके मध्य जो काम करने वाला बल है वो आपका कैसा बल होगा प्यारे बच्चों, वो होगा आपका आकर्षण। तो हमारे पास लाइक चार्जेस, एक जैसे आवेशों के मध्य कैसा बल काम करता है, प्रतिकर्षण। और जो आपके विजातीय हैं, भिन्न आवेश हैं, यानी आपके पास डिसलाइक या लाइक चार्ज हैं, उनके बीच क्या काम करता है, अट्रैक्शन। तो ये प्रॉपर्टी थी प्यारे बच्चों आवेश के चलते। अब अगर कहता है कि एक वैद्युत आवेश, क्वेश्चन ये आता है कि एक वैद्युत आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गमन करता है, कि एक वैद्युत आवेश अगर चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, कि वैद्युत आवेश है और चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है, गति करता है, तो उसके लिए कौन सा बल है, तो और उसके लिए जो बल काम करता है वो कौन सा करता है, तो वो आपके पास वैद्युत चुंबकीय बल काम करता है। कि एक वैद्युत आवेश जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है
तो उस पर लगने वाला जो बल है वो क्या कहलाता है? वैद्युत चुंबकीय बल। यानी आपके पास यहां पे आपने क्या लगा रखी है? मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अधीन क्या चल रहा है? एक आवेश। तो इस आवेश पर साथ में एक इलेक्ट्रिक फील्ड का भी अनुमान दिया जाता है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर पे रखे जाएं, और फिर इस आवेश को इस रास्ते से गुजारा जाता है। तो उस पर लगने वाले दो बल हैं, एक वैद्युत भी लगेगा और एक चुंबकीय बल भी। इस बल का नाम क्या रखा जाता है? इस बल को कहा जाता है लॉरेंज बल, यानी लॉरेंज बल, यानी लॉरेंट्ज फोर्स कहा जाता है। यानी ये हमारे पास जो फोर्स कहलाती है उसका नाम क्या है? लॉरेंट्ज फोर्स। तो ये प्रॉपर्टी थी प्यारे बच्चों हमारे पास इन चार नेचर फोर्स की। तो चार जो नेचर फोर्स हैं वो कौन कौन से हैं? वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, और चौथा जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के दो हिस्से हैं, दोनों हमने बता दिए। और ये चारों के चारों कैसे बल हैं? आपके अक्षेत्रीय बल हैं, जिन्हें हम फील्ड फोर्स, जिन्हें हम नॉन कॉन्टैक्ट एसपर्स बल कहते हैं। तो ये कहानी थी प्यारे बच्चों इसकी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि बिना मिट्टी के पादप उगाना क्या कहलाता है? कि बिना मिट्टी के जो हम पादप उगाना कहलाता है वो हमारे लिए क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्यारे बच्चों हाइड्रोपोनिक्स। अब हाइड्रोपोनिक्स आज के जमाने की एक नई खेती है जिसमें जिसकी जड़ें कम लंबी हो उनकी खेती किस में की जाती है? डायरेक्ट जल में, बिना मिट्टी के। तो जिससे क्या है उसका उत्पादन भी बढ़ता है और उन्हें न्यूट्रिएंट देने में भी क्या रहती है? आसानी। उसके बाद जो वर्डिंग है कुछ अलग दे रखी है। एक हमने कहा था कि मिट्टी का जो अध्ययन किया जाता है संरचना का, तो वो पेडोलॉजी में किया जाता है, और इफेडोलॉजी हमारे पास सॉइल साइंस कहलाती है कि किस चीज के लिए कैसी मिट्टी चाहिए, वो हमने किस में पढ़ी थी? इफेडोलॉजी। चट्टानों का भी हमने अध्ययन किया था पेट्रोलॉजी के लिए, और पेट्रोजेनेसिस जो है चट्टानों का बनना। अब बात आई है हाइड्रोफोबिया। यानी हाइड्रोफोबिया क्या है? एक रोग है। हाइड्रोफोबिया क्या है? एक रोग है। और जो आपके पास ऊअर जो पशु होते हैं, ऊअर पशु का अर्थ होता है पागल। पागल कब हो जाते हैं? कि जब उनका मस्तिष्क फैलाव करने लगता है, इंसेफेलिटिस बीमारी हो जाती है। किसके कारण? एक वायरस के कारण। और वो जो वायरस है वो कौन सा वायरस होता है? लाइसा रेबीज वायरस होता है। इसीलिए इस डिजीज को रेबीज भी कहा जाता है। यानी हमारे पास जो ये हाइड्रोफोबिया है इसे हम क्या कहते हैं? रेबीज। यानी पागल कुत्ते, नेवला इत्यादि जानवरों के काटने या उनकी लार लगने मात्र ही क्या है? रोग हो सकता है, जिसे हम हाइड्रोफोबिया यानी जल से डर, यानी इसका अर्थ क्या है? जल से डर ये बनता है। जल से डर है तो जलाकांत, जलाकांत भी कहते हैं। जलाकांत के अलावा अलर्क रोग भी कहा जाता है इसे। अलर्क के अलावा जल भीति भी कहा जाता है। यानी ये इसके नाम है प्यारे बच्चों, किसके? रेबीज, हाइड्रोफोबिया, जल से डर, जलाकांत, अलर्क और जल भीति। ये किसके काटने मात्र या किसकी लार लगने मात्र हो सकता है? ये आपके कुत्ते के साथ या पशु के साथ या दूसरे जानवरों की अंदर अगर ये लाइसा वायरस है और वो उनकी लार के थ्रू या काटने के थ्रू ह्यूमन बॉडी में आ जाए, तो ह्यूमन बॉडी में पहला अटैक किसकी ओर करता है? ये मस्तिष्क न्यूरॉन सिस्टम पर करता है। मस्तिष्क पर और किस पर? तंत्रिका तंत्र पर, जिससे आपका टोटल सिस्टम गड़बड़ा जाता है। और इसके कुत्ते के काटने के दौरान 3 दिन से पहले, 72 घंटे से पहले आप अगर रेबीज इंजेक्शन ले लेते हो तो आप के चांस बन जाते हैं कि आपका जीवन अच्छा होगा और आप जी सकते हो। लेकिन उसके बाद अगर इंजेक्शन लेते हो तो उसका कोई असर नहीं है, फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं है, चांसेस यही बनते हैं। फिर तो आपको एक ही चीज बचा सकती है, वो है मालिक। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो इसका इलाज एक ही है कि कम से कम कंडीशन यही होती है, कोशिश तो की जाए कि 24 से 30 घंटे के भीतर इसका इलाज शुरू कर दिया जाए। वरना अगर 72 घंटे के बाद अगर इलाज करवाना शुरू करते हैं तो चांस यही है कि ये उठाव कभी भी कर सकता है, इंसेफेलिटिस कभी भी हो सकती है। यानी मस्तिष्क फैलाव होने लगता है कि मस्तिष्क जो है
वो फैलाव करने लगता है, सूजन आने लगती है, उसे क्या कहते हैं? इंसिफेलिटिस। तो इंसिफेलिटिस जो डिजीज है वो आपकी किससे बनती है? इंसिफेलिटिस किसका प्रभाव है? रेबीज यानी हाइड्रोफोबिया का प्रभाव है। किसको अटैक करता है? मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र, ब्रेन और नर्व सिस्टम को करता है, जिससे कैसे विकार पैदा होते हैं आपके हाइड्रोफोबिया वाले। तो इसका इलाज किसने ढूंढा था ये भी पूछा जाता है कि रेबीज का जो इलाज ढूंढा है वो सबसे पहले लुई पाश्चर ने। कहा जाता है ना कि जैसे ही काट ले तो रुई लगा लो, यानी आप जल्दी ही इंजेक्शन लगवा लो, फिर पछतावा ना करना, यानी तभी वर्ड बना है लुई पाश्चर कि जैसे ही हाइड्रोफोबिया होने की आशंका है, किसी में कुत्ता काट जाता है, चाहे बिना लार वाला भी कुत्ता क्यों ना काट ले आपको, फिर भी आपको क्या है? इंजेक्ट होना जरूरी है, और कुत्ते को भी इंजेक्ट होना जरूरी है। वरना क्या है? आपने रुई नहीं लगाई, आपने सुई नहीं लगाई, तो फिर क्या होगा? पछतावा। तो पहला जो इंजेक्शन दिया है वो किसने दिया? लुई पाश्चर ने दिया है। अब रेबीज डे भी मनाया जाता है, ये भी याद रखो। इंटरनेशनल जो रेबीज डे है वो कब बनाया जाता है प्यारे बच्चों? वो मनाया जाता है 28 सितंबर को, ये भी याद रखो आप। और इसकी जो शुरुआत हुई है वो कब हुई है? 2007 से। तो यानी रेबीज डे कब मनाया जाता है? 28 सितंबर। और इसकी इन्वेंशन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से होती है, और 2007 में पहली बार मनाया गया था, वहां से इसकी शुरुआत हुई है। तो ये प्रॉपर्टी थी हमारे पास किसकी? हाइड्रोफोबिया। और पहले हमने हाइड्रोपोनिक्स बता दिया, उसके बाद आता है हाइड्रोजनीकरण क्या है। हाइड्रोजनीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया है। हाइड्रोजनीकरण क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है प्यारे बच्चों। ये जो रासायनिक अभिक्रिया है इसके बारे में आप क्या पढ़ते हो और ये है क्या? तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया है इसमें क्या क्या देखने को मिलता है? यानी हाइड्रोजनीकरण का अर्थ है आपके पास अपचयन। अपचयन को इंग्लिश में कहते हैं रिडक्शन करना, यानी अपचयन जो है वो हमारे पास क्या है? रिडक्शन करना। और अपचयन जो रिडक्शन करना है वो क्या चीज है? हाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन का जोड़ना, यानी किसी के साथ हाइड्रोजन जोड़ना। इसका अर्थ क्या है? किसी के साथ हाइड्रोजन जोड़ना। अब किसी के साथ जब हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे? जैसे आपने सुना है प्यारे बच्चों कि वनस्पति घी, क्या आपने ये नाम सुना है कि जो वेजिटेबल ऑयल है वनस्पति क्या है? तेल। और वनस्पति तेल से हम क्या बनाते हैं? वनस्पति घी। यानी वनस्पति तेल से जो वनस्पति घी है, डालडा घी जिसे कहते हैं आप, वेजिटेबल घी कहते हैं। तो जो डालडा घी है, वेजिटेबल जो घी बनता है वेजिटेबल ऑयल से, वो कौन सी प्रक्रिया से बनता है? तो हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन कहते हैं इसे, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। हाइड्रोजिनेशन में उत्प्रेरक का भी यूज होता है। तो आपके पास हाइड्रोजन के लिए जो उत्प्रेरक इस्तेमाल होते हैं वो हाइड्रोजनीकरण वाले उत्प्रेरक होते हैं हाँ ना पापा। तो हाँ ना पापा से वर्ड बनते हैं ये। हाँ का अर्थ है हाइड्रोजन, ना का अर्थ है निकल, पापा में वर्ड आता है पापा पकड़ेंगे और पिटाई करेंगे। यानी पहले हम हाँ ना पापा कहते हैं जब पापा हमारी ओर बढ़ता है, तो फिर हम क्या कहते हैं? हाँ और ना में रहते हैं कि हाँ ना, यानी मैंने किया नहीं किया, मैंने किया नहीं किया। कब? जब दो बच्चे हों। तो उसमें क्या है? फिर पापा पकड़ते हैं और क्या करते हैं? पीटते हैं। तो यानी वर्ड ना करते हो तो निकल, पापा पकड़ते हैं तो पैलेडियम, पापा पकड़ते हैं तो क्या है आपका? पैलेडियम। और जब पीटते हैं तो क्या है आपके पास? प्लेटिनम। और प्लेटिनम वैसे आपके पास एक इंपॉर्टेंट चीज भी है प्यारे बच्चों, यहां पे दो केस आएंगे, दोनों बता देता हूं। प्लेटिनम वैसे सबसे कठोर धातु भी है कि प्लेटिनम क्या है? सबसे कठोरतम धातु भी है। तो सबसे कठोर धातु या सफेद सोना जिसे हम कहते हैं वो आपके पास क्या है? प्लेटिनम है। यानी धातुएं किस काम में आती है? खींचने और क्या है? पीटने के लिए, यानी चद्दर बनाने के लिए। तो हम किसी कठोर चीज को तानना चाहते हैं, तन्य बनाना चाहते हैं, या आघात वर्ध्य ड्यूक्टाइल और मेलेबल करना चाहते हैं, तो उसे पकड़ के पीटना बहुत पड़ेगा, खींच खींच के पीटना पड़ेगा, तो वो क्या है? प्लेटिनम। तो सबसे कठोरतम धातु कौन सी है? प्लेटिनम। और सबसे कठोरतम पदार्थ आ जाए तो डायमंड, ये मैंने कल की वीडियो में बताया होगा। पैलेडियम पे क्वेश्चन क्या आता है? पैलेडियम पे एक धाकड़ क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों कि कौन सी ऐसी धातु है
जो हाइड्रोजन का अवशोषण सबसे ज्यादा करती है, कि ये आपकी ऐसी धातु है जो हाइड्रोजन का अवशोषण सबसे ज्यादा करती है। तो हाइड्रोजन का अवशोषण सर्वाधिक करने वाली कौन सी धातु है, वो आपकी पैलेडियम है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आता है धातु का ही, उसमें पूछा जाता है कि कौन सी धातु आपकी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस दोनों में जलती है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस दोनों में जलने वाली, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस में जलने वाली धातु कौन सी है। जब इसका क्वेश्चन आया है तो ये भी याद रखो, तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तीनों गैसों का काम चल चुका है, इन दो में जलती है। तो यानी जब जलती है तो हमें नो जिक्र, उसका हमें कोई जिक्र नहीं करना, तो वो क्या होती है, जिरकोनियम। यानी आपके पास वो कौन सी धातु है, जिरकोनियम। और इसी की लीनिंग की जाती है किसमें, न्यूक्लियर रिएक्टर। यानी इसकी जो लीनिंग की जाती है, अस्तर लगाया जाता है किसमें, न्यूक्लियर रिएक्टर। क्यों लगाया जाता है, क्योंकि ये धातु दो काम करती है। एक पहला काम करती है कि ये दोनों में जल सकती है, और ये न्यूट्रॉनों को अवशोषित करती है। ये भी क्वेश्चन आता है कि न्यूट्रॉन का अवशोषण करने वाली धातु कौन सी होती है, आपकी जिरकोनियम। और हाइड्रोलाइसिस फिर क्या आपके पास है, ये हमने केस पढ़ दिया प्यारे बच्चों, हाइड्रोजनीकरण वाला। अब आता है हमारे पास कौन सा केस है, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब है पानी को यूज करना, पानी के साथ जोड़ना, यानी पानी के साथ जोड़ना। तो पानी के साथ जब हम किसी यौगिक को जोड़ते हैं तो उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस। यानी किसी की क्रिया पानी के साथ करवाना। जैसे हमने पढ़ा है कि जो चूना है, बिना बुझा हुआ चूना, कि बिना बुझा हुआ चूना इसे कहते हैं अनस्लैक्ड लाइम। यानी हमारे पास अनस्लैक्ड जो लाइम है, ये बिना बुझा हुआ चूना है। इसको जैसे ही जल के साथ मिला दिया जाता है तो किस में बदल जाता है, बुझे हुए चूने में। किस में बदल जाता है, बुझे हुए चूने में। और बुझे हुए चूने में जब बदलता है तो क्या बनता है, बुझे हुए चूने को कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कि बुझे हुए चूने को क्या कहते हैं आप, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इस बुझे हुए चूने की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि बुझे हुए चूने की प्रकृति कैसी है, क्षारीय। यानी कैल्शियम ऑक्साइड होता है चूना, ये भी अक्षारीय प्रकृति का होता है, तो वो अक्षार देता है। कौन सा अक्षार है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपके पास पहली हाइड्रोलिसिस है। दूसरी हाइड्रोलिसिस आपके घरों में डेकोरेशन, ये भी डेकोरेशन का काम करेगा। कब, जब पानी में मिला दिया जाएगा। चूना आपकी व्हाइट वॉश है जो पुट्टी करने के काम आती है, सफेदी, ठीक है। दूसरा, आप घरों की सीलिंग को डेकोरेट करते हो तो उसके लिए आप यूज करते हो किसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी जो क्या होती है, कैल्शियम सल्फेट और आधा अणु जल का। आप कमेंट में बताओगे प्यारे बच्चों कि पीओपी का रासायनिक नाम क्या है। आप लोग कमेंट में ये बताएंगे मुझे कि पीओपी का रासायनिक नाम क्या है। और पीओपी को जैसे ही हम जल के साथ जोड़ें तो कितने जल के अणु उठाती है ये, 3/2 यानी 1.5, यानी 1.5 मॉलिक्यूल है जल के उठाती है। और क्या दे देती है आपके पास, कैल्शियम सल्फेट, और कितने अणु बना देगी, जल के 2। यानी क्वेश्चन आता है कि पीओपी को जब जल के साथ मिलाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, तो आपके पास प्यारे बच्चों जिप्सम मिलती है। क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाई जाती है, जिप्सम से। वापिस प्लास्टर ऑफ पेरिस जल में मिला दिया जाए तो क्या बनता है, जिप्सम, जिसका उपयोग कौन करते हैं, हड्डियों के डॉक्टर, जो बोन डॉक्टर्स हैं। जो हड्डियां टूटने पर जोड़ना जाता है तो क्या किया जाता है, प्लस्तर। तो प्लस्तर करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, पीओपी। वॉल डेकोरेशन, जो सीलिंग डेकोरेशन दोनों होती है, वो किसके आधार पे होती है, पीओपी। तो ये प्रॉपर्टी थी प्यारे बच्चों आपके पास प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखते हैं थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाढ़ी दर्पण कौन सा है। दाढ़ी दर्पण में हमारे पास टैग मिलता है प्यारे बच्चों कि दाढ़ी दर्पण का मतलब है शेविंग मिरर। यानी एक छोटा सा मिरर होता है, लेडीज भी रखती है, जो खास तौर पर बड़ा पर्स रखती है और अपने ब्यूटी पार्लर का सामान अपने साथ ही रखती है। तो क्या थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो क्रीम पाउडर, लिपस्टिक का इस्तेमाल करती है, तो उसमें कौन सा दर्पण इस्तेमाल होता है, वही छोटे वाला दर्पण। तो उस दाढ़ी दर्पण को हम कौन सा दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण। यानी वो आपका चेहरा क्या करके दिखाता है, बड़ा,
तो जो छोटे से बड़ा करके दिखाए वो दर्पण कौन सा होता है आपके पास? अवतल। अवतल दर्पण कौन सा है आपके पास? कॉनकेव मिरर। कौन सा होता है? कॉनकेव मिरर होता है। और ये आपके पास कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। ये हमेशा वस्तु को क्या करके दिखाता है? छोटी। तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वस्तुओं को छोटी करके दिखाता है। ये आपका क्या, हर रोज आप उठने के बाद नहा धोकर अपना चेहरा जिसके सामने देखते हो, अच्छे से तैयार होके आते हो, वो आपका कौन सा मिरर है? वो प्लेन मिरर है, समतल मिरर है। और ये आपके पास समतलावतल। समतलावतल का अर्थ होता है प्लेन कन्वेक्सो कनकेवो। प्लेन कनकेवो मिरर है। तो ये प्लेन कनकेवो मिरर यानी प्लेन कनकेवो मिरर का मीनिंग क्या होता है, शक्ल कैसी होती है इनकी, ये भी ध्यान दो कि अगर हमने इस तरीके से मिरर बनाया है और ये जो छाया है ये अंदर की ओर है और इसकी जो चिकनी सतह है, जो प्रकाश को प्रकिरणत परावर्तन करने वाली सतह है, वो ये है, तो आपके पास ये मिरर कौन सा है, दर्पण कौन सा है? कॉन्वेक्स। और अगर बिल्कुल क्या खड़ा है, सीधा खड़ा है, ये अगर पूछ ले तो ये आपके पास कौन सा है? प्लेन मिरर। और सामने से जो दबा हुआ है और पीछे का हिस्सा रोशनी, पीछे का हिस्सा हम क्या कर दें? छायांकृत, और यहां से परावर्तन हो प्रकाश का, तो ये कौन सा आपका? कनकेव मिरर, अवतल दर्पण। और इसी तरीके से प्लेन कनकेवो यानी सामने कनकेवो है और पीछे से क्या कर दें? प्लेन, तो ये आपका दर्पण कैसा है? समतलावतल दर्पण। तो इस तरीके की प्रॉपर्टी पूछी जाती है प्यारे बच्चों हमारे पास, किसके लिए? दर्पण के लिए। इनका फीचर हम कुछ नेक्स्ट वीडियो में भी पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों आज के लिए वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।